एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में। तो जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आइडेंटिकली होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह, मगर यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एसी सोर्स। तो यहाँ पर आप देखो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एसी सोर्स और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया टैपिंग की। जब इसको हम लोग क्लोज़ कर देंगे तो सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट। अभी यहाँ पर आप देखो जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, तो यहाँ पर ये ब्रिज के हेल्प से हम लोग अननोन इंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन रेसिस्टेंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। तो यहाँ पर आप देखो जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये एसी सोर्स और यहाँ पर ये एक टैपिंग की हमने कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है R2, यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस जो कि है वेरिएबल रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया L3 इंडक्टर जो कि है वेरिएबल इंडक्टर। और सिमिलरली ये इंडक्टर ऐसा इंडक्टर है जिसका जो इंडक्टेंस है आप इसको क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। ये इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया इंडक्टर, इसकी जो वैल्यू उसको हमने शो किया LX से। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो अननोन इंडक्टर है, इसका जो इंडक्टेंस है इसको आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये अननोन इंडक्टेंस है जिसे आप कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पर ये जो RX है वो है क्या, ये अननोन रेसिस्टेंस है, इसे भी आप कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RX और जो LX है वो अननोन इंडक्टेंस और अननोन रेसिस्टेंस है जिसे हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर ये जो R1 रेसिस्टेंस और जो R2 जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है, नून है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कुछ पॉइंट है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट B, यहाँ पर ये पॉइंट C और यहाँ पर ये पॉइंट D। यहाँ पर ये पॉइंट B और यहाँ पर ये पॉइंट D के बीच में क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है। और ये डिटेक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है ID करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जनरल बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, जो डिटेक्टर करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग करेंगे स्विच को क्लोज़। तो जब हम लोग स्विच को क्लोज़ करेंगे तो होगा क्या, आई करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आई करंट फ्लो हो रहा है, जो आई करंट है जंक्शन ए पर आएगा। जब आई करंट जंक्शन ए पर आएगा तो जो आई करंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मान लेते हैं I2 और I1। तो जो I1 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा और जो I2 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा। फिर उसके बाद देखो आप जो I2 जो करंट है वो ये जंक्शन बी पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मान लेते हैं ID और IX। तो जो ID जो करंट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है और जो IX जो करंट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो कर रहा है, RX LX ब्रांच से फ्लो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से ID करंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग करंट होगा वो कौन सा होगा, I1 और ID होगा, और जो आउटगोइंग करंट है मान लेते हैं वो I3। तो जो I3 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा। तो ये वाली ब्रांच से IX करंट और ये वाली ब्रांच से I3 करंट, जो ये जंक्शन पर जो दो इनकमिंग करंट हो गए वो हो गया I3 और IX। और जो आउटगोइंग करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होने वाला है, I होने वाली है। तो ये आउटगोइंग करंट कितना होगा, I होगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है। अगर किसी सर्किट में अगर इनकमिंग करंट अगर I है तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी I होगा। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो किसी सर्किट में अगर 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का अगर इनकमिंग करंट है तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी 5 एम्पियर का होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जनरल बैलेंस कंडीशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो जनरल बैलेंस कंडीशन में होगा कि जो डिटेक्टर का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिटेक्टर का करंट ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये जो अपोजिट ब्रांचेस है, अपोजिट ब्रांचेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, बराबर में होगा। इम्पीडेंसेस कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो R2 रेसिस्टेंस की वजह से जो इम्पीडेंस जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो है Z2। और यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस की वजह से जो इम्पीडेंस जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो है Z1। तो R1 रेसिस्टेंस की वजह से इम्पीडेंस जो क्रिएट हो रहा है वो है Z1। हमने इम्पीडेंस के बारे में डिस्कशन किया है। और सिमिलरली R2 की वजह से जो इम्पीडेंस जो क्रिएट हो रहा है वो है Z2। तो यहाँ पर R2 = Z2। अभी इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं, रेसिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। रेसिस्टर भी करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है, इंडक्टर भी करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है, कैपेसिटर भी करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है। तो इंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, राइट, कैपेसिटर भी अपोज कर रहा है और जो रेसिस्टर है वो भी अपोज कर रहा है। तो जो नेट अपोजिशन जो क्रिएट होगी ये तीनों अपोजिशन की वजह से, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस होता है वो बेसिकली एसी सर्किट का बिहेवियर होता है अलॉन्ग विथ रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मान लेते जो रेसिस्टर है वो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, आप कंसिडर कर सकते हो जो रेसिस्टर है वो अपोज कर रहा है करंट को, कैपेसिटर भी अपोज कर रहा है करंट को, राइट।
और जो इंडक्टर है वो भी करंट को अपोज कर रहा है, तो तीनों मिलके जो नेट अपोजिशन बनाएंगे उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, और जो इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल लेटर Z से शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो किसके बराबर में होगा, R1 के। Z2 इम्पीडेंस किसके बराबर में होगा, Z1 जो इम्पीडेंस है वो R1 के बराबर में होगा। R1 है तो इसका मतलब जो इम्पीडेंस है वो Z1 है, तो जो Z1 जो इम्पीडेंस है वो R1 के बराबर। Z2 इम्पीडेंस R2 के बराबर में, Z2 इम्पीडेंस R2 के बराबर में। सिमिलरली आपको मिलेगा Z3 इम्पीडेंस, तो जो Z3 जो इम्पीडेंस होगा बराबर में होगा R3 प्लस J ओमेगा L3 के। तो जो Z3 जो इम्पीडेंस है बराबर में रहेगा R3 प्लस J ओमेगा L3 के। यहाँ पर आप देखो जो J ओमेगा L3 आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी टर्म है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये ब्रांच से आपको जो इम्पीडेंस जो मिलेगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो ZX, और जो ZX जो इम्पीडेंस होगा बराबर में होगा RX प्लस J ओमेगा LX के। और अगेन यहाँ पर ये जो J ओमेगा LX है वो कौन सा टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है। और यहाँ पर ये RX और जो R3 हो कौन सा टर्म है, रियल टर्म है। तो यहाँ पर ये R3 और जो RX है वो रियल टर्म है, और सिमिलरली J ओमेगा LX J ओमेगा L3 इमेजिनरी टर्म है। तो J ओमेगा L3 और J ओमेगा LX, J ओमेगा L3 और J ओमेगा LX से कौन सा टर्म है, इमेजिनरी टर्म है, या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जनरल बैलेंस कंडीशन आप कंसिडर करो तो होगा क्या, ये Z1 और ZX, Z2 और Z3, ये वाला टर्म, ये वाले इम्पीडेंसेस और ये वाले इम्पीडेंसेस दोनों बराबर में हो गए। मतलब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल रहा है Z2, यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल रहा है Z3, तो Z2 इंटू Z3, तो यहाँ पर ये Z2 इंटू Z3, यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल रहा है Z1, यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल रहा है ZX, तो Z1 इंटू ZX। तो यहाँ से ये वाले इम्पीडेंस और ये वाले इम्पीडेंस, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर में होते जनरल बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ये Z1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, राइट। और जनरल बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर ये जो डिटेक्टर करंट होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। डिटेक्टर करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ID करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन, यहाँ पर ये जो Z1 आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह R1, और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो Z3 आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, R3 प्लस J ओमेगा L3, Z2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ZX की जगह RX प्लस J ओमेगा LX। तो सारी के सारी टर्म को जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R1 RX प्लस J ओमेगा LX इज इक्वल टू R2। यहाँ पर ये Z2 की जगह क्या आएगा, R2, राइट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया R2 कर्सर, और सिमिलरली Z3 की जगह क्या आ जाएगा, R3 प्लस J ओमेगा L3। तो यहाँ पर आप देखो आपको मिल जाएगा R3 प्लस J ओमेगा L3। और फर्दर इसको लिखो R1 इंटू RX, R1 इंटू RX प्लस साइन यहाँ पर R1 J ओमेगा LX, तो J ओमेगा R1 LX इक्वल टू की साइन एज इट इज़ R2 R3, तो R2 R3 प्लस साइन एज इट इज़ R2 ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो J ओमेगा R2 L3। सिमिलरली आप फर्दर इसको लिख सकते हो, ये वाला जो टर्म है वो रियल टर्म है, ये वाला टर्म भी रियल है R2 R3, तो R1 RX इज इक्वल टू R2 R3। आप इसको फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो। RX एज इट इज़ रहेगा, R2 इंटू R3 उसको हमने यहाँ पर लिखा, जो R1 है उसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन जो कंसिडर किया, ये इक्वेशन के हेल्प से जो अननोन जो रेसिस्टेंस है आप उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर अभी आपको क्या करना होगा, जो इमेजिनरी टर्म है उसको आपको सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो इमेजिनरी है, सिमिलरली ये वाला टर्म भी इमेजिनरी है। तो ये वाला इमेजिनरी टर्म उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये वाला इमेजिनरी टर्म उसको हमने यहाँ पर लिखा, हमने जे कैंसिल कर दिया है। सिमिलरली ओमेगा ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, जी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, R1 LX R2 L3, तो R1 LX R2 L3। फर्दर आप लिख सकते हो LX, ये जो LX होगा वो एज इट इज़, R2 L3 भी एज इट इज़, R2 L3 भी एज इट इज़, और जो R1 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको जो इक्वेशन जो मिला वो किसके लिए मिला, अननोन इंडक्टेंस के लिए मिला। तो जो अननोन इंडक्टेंस है आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो अननोन इंडक्टेंस है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और जो अननोन रेसिस्टेंस है आप उसको ये वाले फार्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करोगे, राइट। यहाँ पर ये R2 और R3 रेसिस्टेंस और R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अननोन रेसिस्टेंस मिल जाएगा, RX रेसिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये R2 R1 L3, यहाँ पर ये जो L3 जो इंडक्टर है वो आपको नोन है, L3 इंडक्टर आप वेरी कर रहे हो, इसकी वैल्यू आपको नोन होगी, राइट। तो L3 इंडक्टर, सिमिलरली L3 इंडक्टर, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, अननोन इंडक्टेंस। ये जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है इसका जो अननोन इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी।